नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 की यूनिट 29 जिसका नाम है रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993, या जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, जिसको हम डीआरटी एक्ट भी कहते हैं। अब इस यूनिट में क्या है, डीआरटी एक्ट की जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं वो यहाँ पर इस एक्ट में, इस यूनिट में दी हुई हैं। तो इन सभी को हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले तो बात आती है कि इस एक्ट को लाने की ज़रूरत ही क्यों हुई, क्या बैकग्राउंड था, किस तरह की कंडीशन थी जहाँ पर ये एक्ट लाया गया। तो जो बैंक के जो ड्यूज़ होते थे उनकी रिकवरी करना जो है बैंक के लिए काफ़ी बड़ा इशू और कंसर्न हो चुका था। और क्योंकि ज़्यादातर जो रिकवरी होती थी वो कोर्ट के थ्रू ही, कोर्ट में केसेस जाते थे और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग होता था पेंडिंग केसेस का। तो उसकी वजह से क्या है कि जो डेब्ट है उसमें, डेब्ट रिकवरी का जो प्रोसीजर है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने लगा। तो उसकी फिर ये नीड हुई कि इनको क्या है, एडिक्वेटली ये जो है एग्जिस्टिंग लॉ जो है वो एडिक्वेट नहीं है रिकवरी प्रोसेस, इस इशू को सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए क्या है, एक नया कानून लाने की ज़रूरत महसूस हुई। तो इसी को देखते हुए फिर क्या हुआ, 24 जून 1993 को एक एक्ट पास किया गया जिसको हम डीआरटी एक्ट के नाम से अब जानते हैं। इसने क्या है, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं जिससे कि क्या हो सके, स्पीडी रिकवरी हो सके। जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो पैसे फंसे हुए हैं, जो उनकी रिकवरी, उनके जो ड्यूज़ हैं उनकी रिकवरी जो है वो तेज़ी से की जा सके, उसके लिए डीआरटीज़ की जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी स्थापना की गई। तो इनके बारे में ही हम इस वीडियो में देखेंगे। अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को भी एक बार चैलेंज किया गया था। दिल्ली जो बार एसोसिएशन है उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने इसको चैलेंज किया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ऐसा करके। तो हालांकि जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था उन्होंने यही कहा था कि इट इज़ अगेंस्ट द थीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो ये हुआ था। उसके बाद में फिर अपील एक गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके फेवर में डिसीजन दिया था डीआरटी एक्ट के। और सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द पार्लियामेंट अलोन कैन इनेक्ट द लॉ इन रिगार्डिंग ऑफ बैंकिंग बिजनेस विच इंक्लूड रिकवरी ऑफ बैंक ड्यूज, एंड दैट फॉर दैट पर्पज सेटिंग अप एडजुस्ट्री बॉडी लाइक बैंकिंग ट्रिब्यूनल इज वैलिड। तो कुल मिला के बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो उन्होंने भी इसके फेवर में डिसीजन दिया और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के पास ही अकेले ये पावर है कि वो कोई भी एक्ट बना सकते हैं जो भी बैंक की रिकवरी, बैंक से रिलेटेड, और उनकी रिकवरी भी उसका एक पार्ट है। तो इसीलिए ये कोई गलत नहीं है, डीआरटी एक्ट जो है उसको सही उन्होंने बताया। अब इसमें डीआरटी एक्ट में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि द प्रीएम्बल ऑफ डीआरटी एक्ट जो इसको डिस्क्राइब करता है वो कहता है एक्ट टू प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल फॉर एक्सपीडियस एजुकेशन एंड रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। तो प्रियम्बल किसी भी जो एक्ट का होता है वो बेसिकली क्या है, उसकी जो सोल पर्पज़ है या जिसके लिए वो बनाया गया है या उसकी जो बेसिक समरी है वो एक तरह से बता देता है। तो डीआरटी एक्ट का जो प्रियम्बल है या वो इसकी जो इन्फॉर्मेशन देता है कि ये एक्ट क्यों दिया गया है, तो वो कहता है ये एक्ट इसलिए दिया गया है ताकि एक ट्रिब्यूनल की स्थापना की जा सके, एस्टेब्लिशमेंट किया जा सके ट्रिब्यूनल्स का। किसके लिए? फॉर एक्सपीडियस एजुकेशन एंड रिकवरी ऑफ डेप्ट, ताकि तेज़ी से रिकवरी, जो डेप्ट हैं, जो बैंक के डेप्ट हैं उनकी रिकवरी तेज़ी से की जा सके, और उससे कनेक्टेड अगर कोई और मैटर भी हैं तो वो भी यहाँ पर डील होंगे। ये 24 जून 1993 से डीआरटी जो है वो एप्लीकेबल हो गया अक्रॉस द कंट्री। हालांकि ये जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था जब ये आया था, जब जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था। द एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू केसेस वेयर द अमाउंट ऑफ डेप्ट ड्यू टू एनी बैंक और फाइनेंशियल। अब इसमें देखा गया कि जब एक साथ जब डीआरटीज़ बने तो पहले इसकी लिमिट जो है वो 10 लाख रखी गई थी कि 10 लाख से ऊपर के जो केसेस हैं वो डीआरटी में जाएंगे। लेकिन फिर हुआ क्या कि बहुत सारे केसेस जो हैं वो डीआरटी में जाने लगे, तो उनके डीआरटी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लोड आ गया। तो फिर उन्होंने क्या किया कि इसका थोड़ा सा, इसकी जो लोअर लिमिट है उसको थोड़ा सा बढ़ाया, थ्रेश होल्ड जो है उसको बढ़ाया। और अब क्या है, 20 लाख या उससे ज़्यादा के जो केसेस हैं वो डीआरटी में केवल जाएंगे, यानी कि जो ज़्यादा डेप्ट वाले केसेस हैं वो डीआरटी में जाएंगे, 20 लाख से कम के नहीं जाएंगे, ताकि वहाँ पर भी थोड़ी सी पेंडेंसी कम रहे। अब कुछ डेफिनेशंस हैं जो इस एक्ट में दी हुई हैं, उनको देख लेते हैं। एपीलेट ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है। एपीलेट ट्रिब्यूनल की अगर बात होगी इस एक्ट में तो वहाँ पर है कि जो भी बॉडी इस्टेब्लिश की गई है फॉर पर्पज़ ऑफ प्रिफरिंग एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल ने अगर कोई ऑर्डर पास किया है उसके अगेंस्ट अगर कोई जो पर्सन है, गरीब जो पार्टी है वो उससे संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो फिर फर्दर उसके खिलाफ अपील कर सकती है।
और अपील करने के लिए जो बॉडी होगी वो अपीलेट ट्रिब्यूनल उसको हम कहेंगे। और एप्लीकेशन का मतलब होगा मीन्स एन एप्लीकेशन मेड टू अ ट्रिब्यूनल फॉर रिकवरी ऑफ डेप्ट अंडर सेक्शन 19। तो सेक्शन 19 जो है इसका डीआरटी एक्ट का, उसके अंदर जो रिकवरी के लिए जो एप्लीकेशन दी गई थी उसकी बात, अगर एप्लीकेशन अगर कहीं वर्ड आता है तो उसका मतलब ये समझा जाएगा। अपॉइंटमेंट डे का मतलब इसमें क्या होगा, अपॉइंटमेंट डे इन रिलेशन टू ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल मीन्स द डेट ऑन विच सच ट्रिब्यूनल इज इस्टेब्लिश्ड। जिस तारीख को ये ट्रिब्यूनल जो है काम करना शुरू करेगा, बनेगा, उसी को हम अपॉइंटमेंट डे उसको मानेंगे। या बैंक का मतलब इस यहाँ पर क्या होगा, बैंक का मतलब है कोई बैंकिंग कंपनी या करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक। तो इन सभी ये सभी जो है वो बैंक के अंडर आएंगे। चेयरपर्सन का मतलब क्या होगा, चेयरपर्सन मतलब जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है सेक्शन 9 के अंदर जो बनाया गया है उसका जो चेयरपर्सन होगा उसकी बात हो रही है। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज अबाउट द डेप्ट एज द पर्पज ऑफ एक्ट इज हैव फास्टर रिकवरी ऑफ डेप्ट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। It is important to define the debt to decide the jurisdiction of the DRT Act as per definition given in 2G. The expression debt shall cover the following category of debt. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हो जाती है, क्योंकि ये ट्रिब्यूनल जो बनाया गया है, ये एक्ट जो लाया गया है, उसका सोल जो पर्पज़ है वो यही है कि फास्टर रिकवरी ऑफ डेप्ट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो जो भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो डेप्ट हैं, जो उनको ड्यू हैं, उनकी तेज़ी से रिकवरी हो सके, इसीलिए ये लाया गया है एक्ट। तो इसमें कौन कौन से डेप्ट कवर होंगे, या यहाँ पर डेप्ट की डेफिनेशन बेसिकली क्या होगी, इनको हम डेप्ट कहेंगे, तो वो हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है। वो सेक्शन 2G में दिया हुआ है। तो डेप्ट का मतलब है एनी लायबिलिटी इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट वेदर सिक्योर्ड और वेदर अनसिक्योर्ड। यानी कि यहाँ पर डेप्ट का मतलब या तो सिक्योर्ड डेप्ट हो या अनसिक्योर्ड हो, दोनों ही यहाँ पर कवर होंगे। एनी हमने देखा था सरफेसी एक्ट के अंदर जो है, सरफेसी एक्ट के अंदर केवल सिक्योर्ड डेप्ट कवर होते थे, अनसिक्योर्ड नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिक्योर्ड, वेदर सिक्योर्ड या फिर वेदर अनसिक्योर्ड, और इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, दोनों ही जगह इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट होंगे। एनी लायबिलिटी पेएबल अंडर द डिक्री और ऑर्डर ऑफ द एनी सिविल कोर्ट और आर्बिट्रेशन अवार्ड और अदरवाइज। या फिर कोई और लायबिलिटी ऐसी है, या कोर्ट के डिसीजन की वजह से कुछ आर्बिट्रेशन अवार्ड वगैरह कुछ इशू किया गया है, तो वो कोई पेबल है। या फिर एनी लायबिलिटी पेबल अंडर द मॉर्टगेज और सबसाइटिंग ऑन द लीगली रिकवरेबल ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। या फिर कोई और जो मॉर्टगेज के अंदर या फिर दूसरी तरह की लीगली कोई रिकवरेबल है ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये सभी जो हैं वो हमारी किसके अंदर आएंगी, ये सभी जो हैं वो डेप्ट के अंदर आएंगी। और इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर बात करते हैं कि जनरल पब्लिक जो होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीन्स अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 4A। तो सेक्शन 4A ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 एंड सिक्योरिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्डिंग कंपनी, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में ये सभी आ जाएंगे जो भी सेक्शन 4A में दिए हुए हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। या फिर एंड और कौन आएगा, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और सच अदर इंस्टीट्यूशंस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। या फिर और भी कोई ऐसे जो संस्थान है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी नोटिफिकेशन के द्वारा इनको इसमें शामिल कर दे, तो वो सभी आएंगे। साथियों यहाँ पर देखिए कुछ एक एग्जांपल दिए हैं जहाँ पर उनकी अलग अलग जो कोर्ट के डिसीजंस आए हैं, उनमें अलग अलग बातें कही गई हैं। तो इसमें जैसे एक इंपॉर्टेंट है कि अगर एम्प्लॉई however an employee commits fraud and misappropriation of money, the amount recoverable from his is not a debt within the meaning of DRT Act। तो अगर कोई एम्प्लॉई है, उसने कोई फ्रॉड किया है, मिसअप्रोप्रिएशन मनी का किया है, तो वो DRT के परव्यू में नहीं आएगा, वो यहाँ पर रिकवरेबल अंडर DRT नहीं होगा। ये एक डिसीजन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस विजय रमनिकाल की कोई केस हुआ था, उसमें दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसको कहेंगे, जो DRT है हमारे डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, उसमें जो अपॉइंट किए गए हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कहीं जिक्र आता है तो उनको ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो होंगे जो DRT एक्ट के में अपॉइंट किए गए हैं। रिकवरी ऑफिसर का मतलब क्या होगा, रिकवरी ऑफिसर किसको कहा जाएगा, जो रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ईच ट्रिब्यूनल अंडर द सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 में
These officers are appointed under the Act for implementing cash recovery orders, रिकवरी ऑर्डर पास बाय द ट्रिब्यूनल। तो ये बेसिकली क्या है, जो भी ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किए हैं उनको अप्लाई करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए इनको रखा गया है, जो रिकवरी ऑर्डर्स पास किए जाते हैं ट्रिब्यूनल के द्वारा। तो ये है इसमें साथियों बेसिक ओवरऑल एक ओवरव्यू टाइप का इस यूनिट में हमें डीआरटी का मिल गया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो यूनिट 30 आएगा उसमें और चीज़ें मिलेंगी। अब इसमें कुछ एक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक बार इनको देख लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसे कि डीआरटी एक्ट इज़ एप्लीकेबल ओनली इफ़ द डेट रिकवरेबल इज अबव। तो डीआरटी 2019 से पहले तक तो 10 लाख था, अब इसमें बढ़ के 20 लाख हो गया है, तो हमारा 20 लाख जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ऐसे ही द डेप्ट रिकवरी डीआरटी में बी ऑर्डर्ड, में बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, यानी कि डीआरटी के थ्रू जो डेप्ट रिकवर कराने जा रहे हैं बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो कैसा होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, अनसिक्योर्ड होना चाहिए, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। तो ये ट्रू है, यानी कि दोनों ही केसेस में हमने देखा था कि सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड कोई भी हो वो डीआरटी के प्रव्यू में आएंगे। ओवरड्रॉन अमाउंट इन एन अकाउंट इज़ नॉट डेप्ट रिकवरेबल अंडर डीआरटी एक्ट। तो ओवरड्रॉन अमाउंट जो है, जो किसी अकाउंट में, वो डीआरटी के अंदर नहीं आता है, ऐसा नहीं है, डीआरटी के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ अ सिविल कोर्ट हैज़ पास्ड अ डिक्री इट हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड थ्रू दैट कोर्ट ओनली एंड कैन नॉट कम अन टू रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो सिविल कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर कर दिया है, कोई डिक्री इशू कर दी है, तो ये जो है कहाँ से होना चाहिए, वो सिविल कोर्ट के थ्रू ही, वो कोर्ट के थ्रू ही होना चाहिए, वो डीआरटी में, रिकवरी ट्रिब्यूनल में नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है, वो आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा, बैंक हैज़ अलाउड अ करंट अकाउंट होल्डर एंड एडॉक ओवरड्राफ्ट ऑफ 15 लाख, द अमाउंट इज ड्यू वेदर दिस इज रिकवरेबल अंडर प्रोविजन ऑफ डीआरटी एक्ट, नो एज पर। तो ये साथियों जैसे कि ओवरड्राफ्ट है, तो ओवरड्राफ्ट ये जो है लीगली रिकवरेबल बाय द बैंक, तो ये इसमें आएगा। लेकिन क्योंकि ये 15 लाख है, अगर ये 20 लाख होता तो, अगर ये 20 लाख होता तो डीआरटी के अंदर भी आ जाता, लेकिन ये 15 ही लाख है, तो फिर ये लीगली रिकवरेबल बाय द बैंक है। बैंक तो लीगली रिकवर करेगा, बट ये उसके अंदर नहीं आना चाहिए, डीआरटी के अंदर। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था, ये चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।